नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिक क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहते हैं, इसका शीर्षक था चेंजिंग द फेस एंड स्प्रेड। एनसीएफ 2005 इससे पहले 3 बार और बन चुका था, 1975, 1988 और 2000। इन तीनों को मिलाकर 2005 में एनसीएफ 2005 बना, जिसका नाम पड़ा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। भारत की स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण विधियों को दिशा जो महत्वपूर्ण दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया था। यह भारत के बदलते सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना था। इसके पहले 1975, 88 और 2000 में इसे बना था। पुनः इसको मॉडिफाई करके फिर 2005 में इसे बनाया गया। इस एनसीएफ 2005 में स्कूल के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण प्रथा है, उसके लिए एक दिशा निर्देश के रूप में यह कार्य करता है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर जो पिछली सरकार की जो रिपोर्ट थी, जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल का नेशनल पॉलिसी जो थी 1986-92, और जो भी ग्रुप डिस्कशन, इनके बीच में जो भी ग्रुप डिस्कशन थी, जो भी बातें बताई गई थी, जो भी नीतियां बताई गई थी, उनके मेन फोकस नीतियों पर यह आधारित है। अब तक 2026 को लेकर अब तक कुल 5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बन चुका है, जिसमें 1975 में बना था, जिसे एनसीएफ 1975 में लागू किया गया था। फिर 1988 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद इसमें बदलाव हुआ और इसको लागू किया गया। तत्पश्चात 2000 यह तीसरी बार इसमें संशोधन करके नया स्कूली पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया, और चौथी बार यह 2005 में बना, और यह सबसे महत्वपूर्ण एनसीएफ है जो बिना बोझ के सीख और बाल केंद्रित पर जोर देता है। इसके पश्चात अभी हाल फिलहाल में 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर देश का 5वां और सबसे नया एनसीएफ जारी किया गया है, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एनसीएफ 2000 की जो मुख्य बातें हैं उसे हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। एनसीएफ 2023 में जिन क्षेत्रों पे फोकस किया गया है वे है मूलभूत शिक्षा, आलोचनात्मक सोच जो कि एनईपी 2020 में दिया गया है, अनुभव आधारित शिक्षा, अंतः विषयक शिक्षा मतलब इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा, कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा और रचनात्मकता। यह शिक्षा के लिए शिक्षार्थी केंद्रित है, प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त, समावेशी और लचीले दृष्टिकोण पर बल देता है। इसके मूल में 6 ऐसे विषय हैं जो एनसीएफ की दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय है, जैसे समग्र विकास, समावेशिता, मूलभूत शिक्षा, जीवन कौशल, बहुभाषावाद और प्रौद्योगिकी की एकीकरण। अभी हम लोग थोड़ा जानेंगे एनसीएफ 1975, 1988 और 2000 के बारे में। एनसीएफ 1975 यह 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का बना था, उसके सिफारिश पे बनाया गया था। और इस एनसीएफ का मुख्य लक्ष्य पूरे देश में शिक्षा को एक समान 10+2+3 जो उस समय दिया गया था उसे लागू करना था। इसका जो मुख्य बात था, सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 10 तक सभी बच्चों के लिए एक समान और अनिवार्य पाठ्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया। पर्यावरण की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, जिसमें प्राथमिक स्तर से कक्षा 5 तक पर पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस भी कहते हैं, को एक विषय के रूप में पढ़ाने की शुरुआत हुई थी। वर्क एक्सपीरियंस के रूप में पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक और हस्तशिल्प कौशल सिखाने पर जोर दिया गया था। एनसीएफ 1988 यह जब 1986 की नीति तैयार हुई थी, एनईपी तैयार हुई थी, उसके पश्चात इसमें उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करके इसे बनाया गया था। यह स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यह जो है यह रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 के आधार पर तैयार की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता का सुधार करना, कोर करिकुलम लागू करना, राष्ट्रीय पहचान, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और संवैधानिक मूल्यों को एकीकृत करने वाला एक साझा कोर पाठ्यक्रम बनाने पर बल दिया गया। न्यूनतम शिक्षण स्तर MLL यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक कक्षा के छात्र से कम किस स्तर की ज्ञान की अपेक्षा की जानी चाहिए, उस पर फोकस किया गया।
और बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं को लागू करने की बात की गई। एनसीएफ 2005 माफ करिएगा 2000, यह स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 21वीं सदी के शुरुआत में आई और इस रूपरेखा ने सूचना की प्रौद्योगिकी मतलब आईटी के युग और बदलते सामाजिक परिवेश जो है उसके अनुसार इसको बनाया गया। इसमें एकीकृत पाठ पर्यावरण अध्ययन पर बात की गई, जिसमें प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को अलग अलग पढ़ाने के बजाय इंटीग्रेटेड ईवीएच के रूप में पढ़ाने पर जोर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी को स्कूल में पढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के उपयोग की नींव रखी गई। वैल्यू एजुकेशन की बात की गई, विद्यार्थियों में नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने की प्राथमिकता दी गई और बोझ कम करना। हालांकि इससे बस्ते की बोझ कम करने की बात की, लेकिन कई विषयों को सामग्री का बढ़ा देने से के भार बढ़ने के कारण इसकी आलोचना भी हुई थी। अब आते हैं हम लोग 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 यह रटने से समझ की ओर पे फोकस था। यह जो था प्रोफेसर यशपाल की इसके अध्यक्ष थे और इसके पहले प्रोफेसर यशपाल ने एक बिना बोझ की शिक्षा के लिए उन्होंने एक समिति बना चुके थे, तो इसमें उन सब की महत्वपूर्ण बातें डाली गई थी। एनसीएफ 2005 भारतीय शिक्षा का सबसे ऐतिहासिक और प्रभावशाली दस्तावेज माना जाता है। यह 1993 में जो यशपाल ने बिना बोझ की शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें रचनावाद के सिद्धांत दिया गया था, उस पर यह आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्घाटन रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। इसमें उन्होंने बताया कि बचपन की कुंजी सृजनात्मक भावना और उदार आनंद की विशिष्ट कुंजी है। इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत थे। एनसीएफ 2005 की शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5 मार्गदर्शी सिद्धांत जिसे गाइडिंग प्रिंसिपल कहते हैं, दिए गए हैं, जिसमें पहला है ज्ञान को जोड़ना। स्कूल के भीतर दिए जाने वाले ज्ञान को बच्चों के बाहरी जीवन और व्यवहारिक दुनिया से जोड़े जाना चाहिए, इस पर इन्होंने बल दिया। इसमें किताबी ज्ञान को बच्चों को घर और समाज के अनुभव से जोड़ने पर फोकस किया गया। रटने से मुक्ति, शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ाई को रटन प्रणाली से पूरी तरह से मुक्त करे। केवल याद करने के बजाय बच्चों को समझाकर प्रैक्टिकल कराकर उस पर सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से आगे की पाठ्यचर्या बनाने की बात की गई, जिसमें बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसमें करिकुलम का विकास इस तरह से हो कि केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि बच्चे बाहर की दुनिया से भी कुछ सीखे और उनका चौमुखी विकास हो। लचीली परीक्षा प्रणाली पर इन्होंने बल दिया, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना और तनाव मुक्त बनाने की बात की। सकारात्मक लोकतंत्र की पहचान के लिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक और राष्ट्रीय चिंताओं के प्रति संवेदनशील नागरिकों का निर्माण करने की बात की। इसकी मुख्य विशेषताएं और सुझाव है। इन्होंने शिक्षक की भूमिका के लिए जो सुझाव दिया था कि शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह या उपदेशक की नहीं, बल्कि एक सुविधादाता की होनी चाहिए जो बच्चों को खुद ज्ञान की खोज करने में अवसर दे। इन्होंने रचनात्मकता पे बल दिया। बच्चों के ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे जो होते हैं वह ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। वे अपने अनुभव और गतिविधियों और परिवेश के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए उनकी जो रचनात्मकता है उस पर बढ़ाने पे जोर दी जानी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में इन्होंने त्रिभाषा सूत्र पे फोकस किया। स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र लागू करने की वकालत की, जिसमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से इन्होंने मातृभाषा होना चाहिए, ऐसा कहा था। अंकों के स्थान पर इन्होंने ग्रेड की बात की। बच्चों के मूल्यांकन के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और तनाव कम हो। जैसे ABC इस तरह से देने की उन्होंने बात की थी। समावेशी शिक्षा, बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो दिव्यांग हो या समाज के किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो महिला हो, दलित हो, सबको एक साथ एक ही नियमित स्कूल में शिक्षा देने की बात। इससे इनके जो सुझाव थे, जो सिफारिश थे, उनसे यह निकल कर आता है कि इसमें पाठ्यचर्या को समृद्ध करने हेतु स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त रखने हेतु प्रयास किया जाए। पाठ्यचर्या को संवर्धित किया गया ताकि बच्चों को सार्वभौमिक विकास हो सके। परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना चाहिए।
कक्षा के गतिविधियों से जोड़ना चाहिए और जो पाठ्यचर्या का मूल्य उद्देश्य है। प्रजातांत्रिक राज्य के लिए राष्ट्रीय चिंताएं वाली जो शिक्षा की हो वैसी व्यवस्था हो। बाल केंद्रित शिक्षा तथा सक्रिय सहभागिता की प्राथमिकता देनी चाहिए। कक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के अनुपात के लिए इन्होंने 1 से 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गई। बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अभिप्रेरणा तथा क्षमता की समग्र बढ़ोतरी को पूर्व निर्धारित मान्यताओं पर आधारित हो। पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षण शिक्षार्थियों को खेलने एवं कारण कार्य हुए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अवलोकित कर सके और सीख सके। इसने पाठ्यचर्या के डिजाइन में बड़े बदलाव की सिफारिश की। व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए सामाजिक संबंधों के आधार की बात की और समाज में अहिंसा और एकता की भावना, जिससे समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित हो। 14 साल की उम्र तक बच्चों को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देने पर इन्होंने बल दिया। छात्रों में एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने और नई पीढ़ी के पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सक्षम हो ऐसा पाठ्यक्रम बनाने की बात की। सामाजिक संदर्भ के संदर्भ में एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया कि जाति, पंथ, धर्म और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए। अंततः कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जो स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूह के बीच सहभागिता का सिफारिश करता है, जिसमें गैर सरकारी संगठन और शिक्षक समूह भी शामिल होने चाहिए। इसके लिए पहले से विद्वान नवाचार के अनुभव को भी मुख्य धारा में स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।